मामा जी कह रहे हम 1000 रुपया दे रहे हैं, कांग्रेस कह रहे हम 1500 दे रहे हैं, बीजेपी कह रही हम 3000 दे रहे हैं। तो ये लोग सिर्फ बिजनेस बना रहे हैं, ये धंधा कर रहे हैं। अगर सही मायने में पूछा जाए तो ये लोग बहनों की बोली लगा रहे हैं। ये लोग अगर इतनी ही चिंता थी मामा को तो रोजगार दे देते वो अपने बहनों को, 1000 रुपया की तो आवश्यकता ही नहीं पड़ती उनको। मगर नहीं, बहनों को 50 रुपया दारू का क्वार्टर सस्ता कर दिया कि अब बहनों दारू पी के मरते रहें और बहनों को हम पालते रहें। कितनी बहनों को पालेंगे ऐसी मामा जी। राष्ट्रपति को नहीं बुला गया क्योंकि वो एसटी से है। राष्ट्रपति को तो वहाँ भी नहीं बुलाया गया। कहाँ? संसद भवन में। जो संसद भवन राष्ट्रपति का था उसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, जबकि राष्ट्रपति को करना चाहिए। अरे जिसका घर है उसको उस घर का फीता नहीं काटने दिया, फिर तो मंदिर है। नो फिकर के कार्यक्रम हम क्यों ना पूछे में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे साथ हैं बहुजन समाज पार्टी के नरियावली विधानसभा से प्रत्याशी लटोरी प्रसाद सूर्यवंशी जी। आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। आपसे जानना चाहेंगे कि आप बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी बनाए गए हैं, इससे पहले आप जिलाध्यक्ष भी रहे हैं, तो कैसे प्रकार से आप बहुजन समाज पार्टी में पहुंचे? आपके एक अधिवक्ता हैं और अधिवक्ता से आप राजनीति में कैसे आए? देखिए, सबसे पहले मैं एक बात कहूँगा कि जो बहुजन समाज पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी बाद में है। इससे पहले इस भारत देश में जन्मे कई संत महापुरुषों का ये मिशन है, उसके बाद में बहुजन समाज पार्टी है। तो जिन्होंने इस मिशन को समझा है वो इस मिशन में बहुजन समाज पार्टी में जुड़ते गए। इसी आधार पर मैं भी लगभग 20 वर्षों से इस मिशन मूवमेंट में बहुजन समाज पार्टी में एक कार्यकर्ता के रूप में मैंने कार्य किया। और उसके बाद में मुझे विधानसभा पद पर नियुक्त किया। मैंने 10 साल विधानसभा अध्यक्ष रहा मैं। तो मिशन में काम करते हुए पार्टी के पदाधिकारियों ने मुझे उचित समझा, तो पार्टी ने मुझे टिकट देने का काम किया और अवसर मुझे माननीय बहन जी के द्वारा अवसर मिला और मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मैंने जहाँ तक सोचा है कि इस देश में बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं, वो कहती हैं कि मैं मानव समाज सेवा करूंगा, पर आज मुझे नहीं लगता है उन्हें ऐसा हो रहा है। क्यों? क्योंकि अगर अपन बहुत गौर से देखा जाए तो इस भारत के जो राष्ट्रपति हैं माननीय मुहर्रम जी, वो एसटी से हैं। पर मगर कुछ दिन पहले एसटी के लोगों को, महिलाओं को रोड पर
नहीं कहना चाहिए कि निर्वस्त्र करके उनको पीटा गया। किसी ने आवाज भी नहीं उठाई। क्यों नहीं उठाई? क्योंकि कहते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी सत्ता है उसका पावर है। राष्ट्रपति हैं जो, भले ही राष्ट्रपति हैं, पर शायद पुतले के समान हैं। जो व्यक्ति अपनी कौम की रक्षा नहीं कर सकता, कौम की बात नहीं कर सकता है, वो आदमी कोई काम का नहीं है। देखिए, कुछ दिन की बात यूपी की अब बात आई है तो बात मैं कहता हूं कि स्वाभिमानी व्यक्ति वो कहलाते हैं। यूपी में सहारनपुर की घटना को बहन जी ने लेकर राज्यसभा में बात कहने को मौका मिला, पर उनको शायद इतना टाइम दिया गया कि उतने टाइम में तो कोई पानी भी नहीं पी सकता है, इतना टाइम दिया गया बहन जी को। तो बहन जी ने कहा कि सहारनपुर के गांव की घटना है, ये दलितों के मकान जलाए गए, उनको जिंदा जलाया गया। उनकी बात में 3 मिनट नहीं रख सकता हूं। तो उन्होंने कह दिया कि जहां मैं अपने दलितों की बात नहीं कर सकता हूं, वहां मुझे रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं ऐसी कुर्सी को छोड़ता हूं। तो उन्होंने कुर्सी को छोड़ दिया। आज अगर दलितों के साथ यही हो रहा है, कहीं उनको दिन दहाड़े हत्याएं कर दी जाती हैं, माँ बहनों को निर्वस्त्र करके पीटा जा रहा है, सरकारें चुप बैठी हैं, तो ये गलत है। एक बात है कि एक सिक्का है, एक तरफ चित्त है तो एक तरफ पट्ट है। अगर अपन सिक्का फेंकेंगे तो चित्त या पट्ट गिरेगा। इसी प्रकार कांग्रेस और बीजेपी है। अब अगर मान के चलो कि 70 साल कांग्रेस ने राज किया, ठीक, 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया कि बीजेपी को आना पड़ा। 15 साल बीजेपी को हो गया, अब फिर कांग्रेस में। अरे कांग्रेस भी यार अच्छी थी तो बीजेपी को नहीं जिताना था, अब बीजेपी क्यों बुरी लगने लगी। यानी कि दोनों एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैं। देखा जाए तो एक बड़ा भाई है तो एक छोटा भाई है। कहीं भी चले जाओ, नरियाली विधानसभा में चले जाओ, प्रदीप लारिया बीजेपी से हैं और उनके भाई हेमंत भाई ये कांग्रेस से हैं। सागर में शैलेंद्र जैन बीजेपी से हैं, उनके भाई गुड्डू जैन कांग्रेस से हैं। इससे मानव समाज का, देश का विकास नहीं हो सकता है। ये बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस। ये कांग्रेस और बीजेपी बिजनेस है। ये 3 रुपया लगाते हैं और 13 कमाते हैं। जनता को बेवकूफ बनाते हैं, धर्म के नाम पर बर्बाद कर रहे हैं जनता को, जनता को लूट रहे हैं ये लोग। बहनों को 1000 रुपया दे रहे हैं
और टमाटर 200 रुपया करके भाव और 4000 कमा रहे हैं। और हम कहते हैं कि बहनों को हम 1000 रुपया दे रहे हैं। अरे मामा 1000 रुपया तो दे रहे हो, बहनों को पसीना कितना बहा रहे हो। 1000 रुपया के चक्कर में बहनों ने 5-5 किलोमीटर पैदल चली हैं, साइकिलों पे घूमी हैं, और 1000 रुपया मिलने से पहले 5000 रुपया खर्च हो गए हैं। मामा जी कह रहे हम 1000 रुपया दे रहे हैं, कांग्रेस कह रहे हम 1500 दे रहे हैं, बीजेपी कह रही हम 3000 दे रहे हैं। तो ये लोग सिर्फ बिजनेस बना रहे हैं, ये धंधा कर रहे हैं। अगर सही मायने में पूछा जाए तो ये लोग बहनों की बोली लगा रहे हैं। ये लोग, कांग्रेस कहती है कि 1500 रुपया देंगे, बीजेपी कहती है हम 3000 देंगे। अगर इतना बहनों की सुख चिंतक थे तो मामा जी 10 साल से कहाँ गए थे, 15 साल से कहाँ गए थे? 15 साल तो नहीं दिखानी बहनें उनको। अगर इतनी ही चिंता थी मामा को तो रोजगार दे देते वो अपने बहनों को। 1000 रुपया की तो आवश्यकता नहीं पड़ती उनको, मगर नहीं, बहनों को 50 रुपया दारू का क्वार्टर सस्ता कर दिया कि अब बहनों दारू पी के मरते रहें और बहनों को हम पालते रहें। कितनी बहनों को पालेंगे ऐसी मामा जी। अब आपने जैसे कि प्रश्न चिन्ह लगाए हैं, तो नरियावली विधानसभा से आप बहुजन समाज पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो बहुजन समाज पार्टी से आप एक प्रत्याशी के रूप में जनता के बीच में जाने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे लगातार 3 बार प्रदीप लारिया विधायक रहे हैं और सुरेंद्र चौधरी लगातार कांग्रेस के प्रत्याशी रहे हैं और वो हारते भी रहे हैं। तो क्या कारण है कि प्रदीप लारिया लगातार रिपीट हो रहे हैं और सुरेंद्र चौधरी को बार बार कांग्रेस टिकट बार बार रिपीट कर रही, क्या कारण है? लारिया जी की बात कही जाए, जो व्यक्ति दूसरों का गुलाम बना रहे वो समाज का विकास भी नहीं कर सकता है। लारिया जी 3 बार क्यों जीते और सुरेंद्र चौधरी जी क्यों हारे? उसकी बजाय, सुरेंद्र चौधरी की बजाय ये समाज के लोग तो हैं पर समाज के साथ नहीं चल पाते हैं। लारिया जी एससी से तो हैं पर एससी के साथ नहीं चल पाते हैं। देखिए लारिया जी जीत रहे हैं, वो सिर्फ, ये लोग जीतते हैं सिर्फ पैसों से, ईमानदारी से नहीं जीतते हैं, ये पैसों से जीतते हैं। ये कहीं कितना खर्च किया, कहीं कितना खर्च किया, कहीं कितना खर्च किया, ये सिर्फ माना जाए तो टुकड़ा फेंकने का काम करते हैं ये लोग। ये कभी किसी स्वाभिमान सम्मान की बात नहीं करते, टुकड़ा फेंकते हैं। ये धंधा बिजनेस बनाए हुए हैं, 3 रुपया लगाते हैं और 13 कमाते हैं। और इस बार पर ऐसा नहीं होगा। सुरेंद्र चौधरी 3री बार हारे हैं, 4थी बार भी हारेंगे। और माननीय प्रदीप लारिया भी इस बार उनका नरियावली विधानसभा से तो पत्ता साफ तय है, हारेंगे माने हारेंगे दोनों। मेरी ये अपील है, मैं निवेदन करता हूँ कि 70 साल कांग्रेस का राज देखा, 15 साल बीजेपी का देखा, अरे जब पैसों वाली पार्टियों का राज देख लिया तो एक बार गरीब का भी राज देखें। अब आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कि आपने अनुसूचित जाति जनजाति के वर्ग की बात की, लेकिन चुनाव के दौर में आप देखते होंगे कि
राजनीतिक पार्टियां अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के घर पे जाती हैं, भोजन करती हैं और तस्वीरें खिंचवाती हैं, बड़े बड़े चैनलों में चलता है, पेपरों में फ़ोटो छपती है, सोशल मीडिया में वायरल होती। क्या कारण देखते हैं कि ऐसा किया जाता है? आदिवासियों के बीच में जाके फ़ोटो खिंचवाई जा रही है कि हम उनके साथ में एक साथ बैठ के भोजन कर रहे हैं, तो एक और ऐसी तस्वीरें आती हैं और दूसरी ओर जातिवाद पे टिकट बांटी जाती है। दोनों को कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये लोग चुनाव के समय जाते हैं, चलो ठीक है, जे किसी आदिवासी या एससी या कोई भी के घर यहाँ खाना खाते हैं, कभी उन्होंने कहा है कि हमारी चौकी पर चलो और खाना खाओ? किसी से कहा है? आज तक नहीं कहा है। आज तक किसी नेता ने ये नहीं कहा है कि मैंने घर बैठ के किसी अहरवार समाज के व्यक्ति को खाना खिलाया, किसी छोटे बड़ों को खाना खिलाया। उसके घर खाना खा सकते हैं कि आप में दम नहीं है कि आप अपने घर में खाना खिलाओ? चुनाव के दौर पर क्यों खाना खाने पहुंच जाते हैं उसके गरीब घर? प्रधानमंत्री जी आते हैं तो बोलते हैं मैं वाल्मीकि के घर खाना खा के आया हूँ। कभी प्रधानमंत्री जी ने या मुख्यमंत्री जी ने कभी वाल्मीकि को घर बैठ के खाना खिलाया? कभी नहीं खिलाया। सिर्फ वोट लेने के लिए खिलाया है कि हम उसके घर बैठ जाएंगे तो उसकी समाज की वोट उनको देने लगेंगे। ऐसा है और कुछ नहीं है, सिर्फ वोट के लिए जी खाना खाते हैं और खिलाते हैं। आज की समय में भी जैसे कि संविधान के निर्माण के 70 वर्षों से अधिक हो चुके हैं, बाबा साहब ने जो संविधान निर्माण किया और समानता का अधिकार दिया, लेकिन आज भी आप देखते होंगे कि कई ऐसे गांव हैं जहां पर घोड़ों पर बैठ के राज नहीं फिर पाती है, घोड़े पर नहीं बैठ पाते अनुसूचित जाति या जनजाति के दूल्हे। तो कई बार ऐसे भी आपने देखे होंगे कि कुआं से पानी भरने पर घटनाएं होती हैं। कई बार ऐसे देखे हैं कि सामंतवादी परिवारों के सामने से, घर के सामने से जूते नहीं पहन के जाते, हाथ में लेके जाना पड़ता। तो आज के समय में 70 साल बाद भी इस स्थिति को कैसे सुधार किया जा सकता है? आज कैसे इस पे सुधार लाया जा सकता है? इस का कारण सिर्फ यही है, सिर्फ शिक्षा। सबसे अहम उपाय है इसको सुधारने के लिए शिक्षा। अगर हम शिक्षित हो गए तो घोड़े पे बैठने को मिलेगा, कुएं में पानी भरने को मिलेगा, और बाबा साहब ने जो संविधान जो लिखा है, समानांतर का अधिकार, बराबरी का दर्जा, और कहा है कि सत्ता के मंदिर पहुँचो, सत्ता पर, उस मंदिर पर कब्जा करो, आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। कुआं में पानी भरने को, घोड़े पर बैठने को, देखिए कहीं कहीं हो गया है, मगर कहीं कहीं सब कुछ जायज है। लेकिन आज भी जैसे कि अयोध्या में राम मंदिर की जो पूजा हुई, शिलान्यास हुआ, उसमें तत्कालीन राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए, लेकिन तत्कालीन राष्ट्रपति को वहाँ पे नहीं बुलाया गया। क्या कारण देखते हैं कि इस चीज़ वो आज भी वो वहाँ पे तो कहीं ना कहीं ये देखा गया कि छुआछूत आज भी है? बिल्कुल है। कहीं भी चले जाओ वहाँ भी है। देखिए, इसका भी एक ही कारण, राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया क्योंकि वो एसटी से है। राष्ट्रपति को तो वहाँ भी नहीं बुलाया गया। कहाँ? संसद भवन में। जो संसद भवन राष्ट्रपति का था उसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, जबकि राष्ट्रपति को करना चाहिए। अरे जिसका घर है उसको उस घर का फीता नहीं काटने दिया, फिर तो मंदिर है। अब आपसे जानेंगे कि जैसे नरियावली विधानसभा की जनता आपको चुनती है और अगर आपको अवसर देती है तो फिर आप नरियावली के विकास के लिए क्या करेंगे? क्योंकि आज
जो पहले मकरोनिया था आज वो डेवलप होता जा रहा है। आप देख रहे हैं कि पहले यहाँ जंगल हुआ करता था, यहाँ पे आजकल मॉल खुल गए हैं। तो इस बढ़ती क्षेत्र में, नरियावली के विकास के क्षेत्र में आप कैसे कदम से कदम मिलाएंगे, कैसे इसका विकास कराएंगे नरियावली विधानसभा का? इसका विकास है सबसे पहले शिक्षा पर जोर, स्कूलों में सही पढ़ाई। दूसरी बात रोजगार। अगर हमें हर घर में किसी न किसी प्रकार से रोजगार मिलता है तो नरियावली विधानसभा अपने आप डेवलप हो जाएगी। मैंने कई गांव में जाके देखा है कि कहीं 20 लोग बैठे हैं, कहीं 10 लोग बैठे हैं, फ्री बैठे हैं, गप्पे लड़ाए हुए हैं। उसका कारण सिर्फ यही है कि हमारे पास में रोजगार नहीं है। अगर मान लीजिए यहाँ 100 करोड़ का मंदिर बनवा रहा है प्रधानमंत्री जी, और अगर 100 करोड़ की जगह एक अच्छी फैक्ट्री डाल देते तो शायद 1000 वहाँ लोग काम करते, तो 1000 घर परिवार का रोजगार चलने लगता। तो कम से कम वहाँ बेरोजगारी खत्म होती। पर नहीं, मंदिर बनवाने से क्या होता है? देखिए, सबसे बड़ा इस बार तो अपने अंदर है। जो ईश्वर अपने अंदर है वो कहाँ ढूंढने से क्या फायदा भाई। आज 17 एकड़ जमीन में मंदिर बन रहा है, वो मंदिर 1 एकड़ में भी बन सकता था। वहाँ भी रविदास जी विराजमान हो सकते थे। और फिर भगवान ने कभी हमें ये कहा थोड़ी कहा है कि नहीं हमें 17 एकड़ और 50 एकड़ ज़मीन चाहिए हमें। वो तो ईश्वर हैं, कहीं भी बैठ सकते हैं। 10 फुट की जगह में बैठ सकते, उनका वहाँ भी ध्यान हो सकता है। तो ये कुछ नहीं है, ये सब बिजनेस है, धंधा है और कुछ नहीं है। आपने जैसे ईश्वर की बात की, तो अब कई बार कई जगहों पे ये बात हो रही कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए। तो क्या हिंदू राष्ट्र अगर भारत निर्मित होता है तो हिंदू राष्ट्र में SC ST वर्ग को क्या वही सम्मान मिलेगा जो जिसके वो हकदार हैं? समानता का अधिकार मिलेगा जिसकी बात पिछले 70 साल से नहीं वर्षों से हो रही है। रामायण काल से लेके आपके महाभारत काल में भी समानता का अधिकार नहीं मिला। तो क्या हिंदू राष्ट्र में समानता का अधिकार मिलेगा? क्षमा चाहूँगा, नहीं मिल सकता है। हिंदू राष्ट्र और न होना चाहिए। देखिए, क्योंकि हिंदू राष्ट्र क्या है? हिंदू राष्ट्र वही है, हजारों साल पुरानी पीढ़ी की परंपरा है हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र में मुझे समानता शायद नहीं नजर आ रही है और ना किसी को समानता मिलेगी, ये तो बात तय है। और न हिंदू राष्ट्र भारत देश को होना चाहिए, नहीं, ये बात गलत है। हिंदू राष्ट्र में कभी किसी को समानता नहीं मिल सकती। वही ऊंच नीच की भेदभावना परंपरा रहेगी। अब आपसे अंतिम प्रश्न कि जो नरियावली विधानसभा की जनता है, जो यहाँ के मतदाता हैं, उनको आप अपनी ओर आकर्षित करने के लिए क्या प्रयास करने वाले हैं? क्योंकि आपके सामने जो 2 प्रतिद्वंदी हैं, एक कांग्रेस है, एक BJP है, साथ ही साथ आम आदमी पार्टी भी चुनाव में आप देख सकते हैं कि आपके सामने आएगी। तो आप कैसे जनता को, वोटरों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे? देखिए, जहाँ तक मेरा सोचना है तो जनता है जो वो सही सेवक चाहती है, जो जनता की बात सुने, जो जनता के दुख दर्द को अपना दुख दर्द समझे। जनता उसको चुनती है और
जहाँ तक मेरा मानना है, तो मैं तो एक गरीब परिवार से, छोटा परिवार से हूँ, मजदूर वर्ग से हूँ मैं। तो मुझे एक मजदूर दर्द का मुझे एहसास है कि कोई मजदूर कैसे मेहनत करता है, कैसे पेट पालता है। तो उस के दर्द को अगर हम समझेंगे, घर घर जाएंगे, उनसे विनम्र निवेदन करेंगे, तो जनता हमारी होगी, हम जनता के सेवक होंगे। और मैं जनता से अपील करता हूँ, वादा करता हूँ कि ना मुझे पेट्रोल पंप की आवश्यकता है, ना मुझे गैस एजेंसी की आवश्यकता है, ना मुझे 1000 एकड़ की ज़मीन की आवश्यकता है, ना मुझे 10 मंजिला मकान की बिल्डिंग की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि शायद लोग भूल जाते हैं कि हम इस संसार में खाली आए थे और खाली ही जाएंगे, कुछ लेके नहीं जाएंगे। जाएंगे तो सिर्फ मानव सेवा ही लेके जाएंगे। देखिए, इस बात से एक याद आई, कहा सुनी भाई बात है कि जब इस भारत देश में अकबर बादशाह का राज हुआ करता था, तो अकबर बादशाह ने कहा कि मैं जब इस संसार से जाऊं तो शायद वो जो वो पिटारा होता है, तो कहा कि मेरी हाथ बाहर निकाल देना। तो जब वो इस संसार से अलविदा हो गए तो उनके हाथ निकाले गए बाहर। कुछ लोगों ने पूछा इनके हाथ क्यों निकाले, तो कुछ लोगों ने बताया कि हाथ इनके इसलिए निकाले हैं कि देख लो संसार, मेरे हाथों में कुछ है तो नहीं है, मैं खाली आया था और खाली ही जा रहा हूँ। इस संसार से कुछ लेके नहीं जाएंगे, जाएंगे तो सिर्फ मानव समाज की सेवा ही लेके जाएंगे। नाम कर्म, कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करई तस फल चाखा। पैसा आप कितना ही जोड़ लो, कितना ही कमा लो, कुछ हाथ नहीं जाएगा। जाएगा तो सिर्फ मानव कल्याण की सेवा ही जाएगी। तो हमारे कार्यक्रम के लिए समय निकालने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ थे बहुजन समाज पार्टी से नरियावली के प्रत्याशी लटोरी सूर्यवंशी जी, जिन्होंने अपनी बात रखी और बताया कि किस प्रकार से वो चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं और क्या संदेश लेकर जनता के बीच में जाने वाले हैं।